बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। पाकिस्तान में इस वक्त 83% आबादी जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। ये 2021 के हमारे पास फिगर हैं, जबकि 2016 में इससे सिचुएशन बहुत बेहतर थी और सिर्फ 67 यानी 67% लोग ऐसे थे जो ये अफोर्ड नहीं थे कर सकते। बड़ा डिक्लाइन आया है। मतलब पहले थर्ड क्वार्टर के अंदर ये पॉपुलेशन फिर रही होती थी, अब चौथा क्वार्टर जो है उसके अंदर, चौथे क्वार्टर क्या तकरीबन बंद हो ख़त्म, 100 से थोड़ा से ही 13% लोग हैं ऐसे जो विच इज़ नथिंग। तो ये तशवीशकुन हालात हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो यंग है, 65%, 35 साल से नीचे के। हमने वोटर टर्नआउट में भी देखा कि 18 से 35 साल के बल्क हैं और वो सारा कुछ। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी पॉपुलेशन का होगा जो कि हेल्थ उसकी कॉम्प्रोमाइज्ड हो। एजुकेशन का तो खैर हम सॉफ्टवेयर बाद में करेंगे करने के लिए। ये सिचुएशन बड़ी ग्लेयरिंग है और ये क्यों पहुंची और इसके ओवरऑल पैरामीटर्स क्या हैं, पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए और इस पे मज़ीद खुल के बात करने के लिए, ताकि पावर दैट बी जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर में वो जान सकें और इसको बेहतर बनाने की तरफ, एक पाथवे की तरफ गाइडेंस मुयसर आ सके। हमने आज जहमत दी है डॉक्टर ख्वाजा मसूद अहमद को, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड NFA। NFA का मतलब होता है कि नेशनल फोर्टिफिकेशन अलायंस, इसके कोऑर्डिनेटर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान में। ख्वाजा साहब, वेरी वार्म वेलकम। हमें थोड़ा सा बताइए इस पे, फिर आगे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी 2018 में एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन की एक स्टडी थी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने करवाई थी प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर। इसमें एक्सटर्नल कंसल्टेंट थे उस वक्त, और उन्होंने ये बताया था, जिस तरह आपने 67 कहा, तकरीबन 70% आबादी जो थी हमारी जो है वो उस वक्त न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सिर्फ 30% आबादी जो है वो उस वक्त ये डाइट अफोर्ड कर सकती थी। और इवन इस 70% में तकरीबन 10 से 15% तो ऐसी पॉपुलेशन भी थी जो इवन अपनी कैलोरिक डाइट जो है, जो कि बेसिक जिसे कहना चाहिए ना सर्वाइवल के लिए जो चाहिए आपको, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और उस वक्त भी हम बड़े कंसर्न थे कि ये अगर 70% हमारी पॉपुलेशन न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती तो हम मैल न्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। इसका दूसरा एक जो कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट पहलू ये भी था कि जो 30% जो अपर मिडिल और अपर क्लास की पॉपुलेशन जो न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड कर सकती थी, वो भी उनमें से भी तकरीबन आधे लोग जो हैं वो अनहेल्दी और अनन्यूट्रिशियस डाइट की तरफ फोकस थे। अब आप माइल थे, देखें जैसे माइल थे ये उस तरफ। फास्ट फूड है, जंक फूड है, शुगरी ड्रिंक्स हैं, हाई फैट कंटेंट की जो हमारी तली हुई स्ट्रीट फूड है, या हाई सॉल्ट डाइट है। तो ये सारी चीजें अगरचे वो अफोर्ड कर सकते थे कि वो वेजिटेबल्स लें, फ्रूट लें, डाइटरी डेयरी प्रोडक्ट्स लें और दूसरी हेल्दी डाइट लें, लेकिन उनके डाइटरी हैबिट्स ऐसे अडॉप्ट हो चुके थे। तो ये एक किस्म की ना बाई फेज किस्म की हमारी सिचुएशन थी। 70% अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी और 30% में से 15% इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और जिस तरह फिर आपने कहा, ये सूरत हाल कोरोना और उसके बाद के कुछ जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ी और फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ी, उससे ये हालात मजीद ख़राब हो गई। अब तकरीबन ये प्रपोर्शन जो है वो 30 से कम हो के 15 पे आ गया है। और जो अनअफोर्डेबल हेल्थ न्यूट्रिशियस डाइट का जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का, वो तकरीबन 80-85% हो गया। और उसमें जो कैलोरिक डाइट मीट ना करने वाला प्रपोर्शन है वो तकरीबन 15% से बढ़कर 22 से 23 तक पहुंच गया है। यानी कि हम अब हमें यूं करना चाहिए, न्यूट्रिशन तो दूर की बात है, हमें अब जान के लाले पड़े हुए हैं। और साथ ही फिर ये भी हुआ है कि इवन वो जो बहुत बड़ा चंक न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी अनहेल्दी डाइट की तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा। ये जो जंक फूड है या स्ट्रीट फूड है, उसकी शायद बुनियादी वजह यह है कि ये स्ट्रीट फूड या जंक फूड ये निस्बतन सस्ता होता है शायद, और इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा इजी है। तो लोग जो हैं ये बाज़ार से फजूल किस्म के चिप्स, पापड़, समोसे, पकौड़े और इस तरह की
बार बार तली हुई चीजें लेके खा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाए कि आप वेजिटेबल्स लें, प्रॉपर प्रोटीन डाइट लें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, तो शायद वो उनके लिए मुश्किल है। दोनों वजूहात की बिना पर, एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा है और शायद अवेलेबिलिटी भी इस तरह हर लेवल तक मौजूद नहीं है। तो मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक है कि हालात ख़राब हो चुके हाँ, क्विकली इस पे आगे जाने के लिए कि हम अब फ्यूचर में इसको दुरुस्त कैसे करें, हमेशा से एक बेस्ट कैलोरिक डाइट है क्या, 2300 है या 2500 है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक साहब थे, उन्होंने जादू के जोर से कैलोरीज कम करके पावर्टी एलिमिनेट काफी सारी कर दी थी, और वो रिपोर्ट्स। हैं। कैलोरी डाइट वेरी करती है हमारे जो है एज के हिसाब से भी, और फिर हमारी सेक्स जेंडर के हिसाब से भी, और फिर जेंडर के अंदर भी जो है वो हमारी जो मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स होते हैं। जैसे एडोलेसेंट की एज है 10 to 19, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग एज है। इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों में कैलोरिक नीड्स बढ़ जाती हैं। फिर हमारी प्रेग्नेंट ख्वातीन हैं, उनके अंदर कैलोरिक नीड्स बढ़ जाती हैं। तो ये ऑन एवरेज जो है 1600 से लेकर 1600 से लेकर 2400 तक होती है मुख्तलिफ लेवल पर। और ये उसी तरह जिसका मैंने अर्ज किया, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ये चेंज होती रहती है। लेकिन मिनिमम जो एक नॉर्मल आप कहें ना, तो वो 16 to 1800 है। ये बड़ा आसान है कि कहना कि जी हम 16 to 1800 ले रहे हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर आप प्रॉपरली उसको ट्रूली कैलकुलेट करें कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं। हम रोटी खाते हैं, सिंपली ये कोई सिंपल सा सालन खाते हैं, तो वो हमें कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता। और अगर हम तेल ज़्यादा ले लेंगे या चीनी ज़्यादा ले लेंगे, तो वो जो कैलोरीज हमें मिलती है, दैट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी कैलोरीज। और वो न सिर्फ ये कि वो मेल न्यूट्रिशन कॉज करती है, बल्कि अब तो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन जो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। और हम इसमें अनफॉर्चुनेटली इवन तरक्की याफ्ता ममालिक के नज़दीक तक पहुंच चुके हैं। तो वो उसके तरफ हम, एक तरफ हम वैसे ही कम्युनिकेबल डिजीज का शिकार हैं, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम, हमारा जो बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये तो होगी सिचुएशन ऑन ग्राउंड, कैलोरी का हमने एक इसका स्टॉक ले लिया, इसका एक हल ढूंढने के लिए कोई एक पॉलिसी गाइडलाइन होगी, फ्रेमवर्क होगा पॉलिसी, और फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई पाथवेज होंगे उसके। तो पाथवेज पे बात करने से पहले मैं आपसे ये चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त पॉलिसी इनिशिएटिव के तहत फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास। असल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिंपली एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट का स्कोप नहीं है। अच्छा। अगर आप फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो उसमें हेल्थ कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी और फूड डिपार्टमेंट्स का आता है। लेकिन उस वो भी एक लिमिटेड लेवल तक ना। ये लिंक्ड है पॉवर्टी के साथ। आप जो है वो BISP की सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, उसका जो वेल्थ इंडेक्स है उसको ऊपर लेते जाएंगे, तो ये कुछ सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह आप ये जो कतारों में लगवा कर फ्री आटा दे देंगे या आटा कम मिकदार में दे देंगे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक बहुत इसकी मल्टी सेक्टोरल पॉलिसी बनी चाहिए। आजकल वैसे हम हेल्दी डाइट पॉलिसी और डाइट पॉलिसी के ऊपर काम तो कर रहे हैं ग्लोबली, या सॉरी आज से पहले जो मुख्तलिफ हमारी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनी हैं, उनमें बहुत पार्शियल लेवल तक इसको एड्रेस किया गया है। शायद ये मामला जो है ना वो चूंकि पॉलिटिकल एलिट को या पॉलिटिकल लीडरशिप को हिट करता है बहुत ज़्यादा, कि जी आप फूड की अफोर्डेबिलिटी ही नहीं प्रोवाइड कर रहे अपने अवाम को, तो आप हेल्थ और एजुकेशन और बाकी चीज़ों की तरफ कैसे जाएंगे। तो इसलिए ही शायद इसको हम थोड़ा सा ना अंडरमाइन करते हैं अपने डिस्कशन के दौरान। फ्रेमवर्क होना क्या चाहिए, थोड़ा सा जो फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग है वो किस तरह इम्प्रूव हो सकता है, या होना क्या चाहिए वो? देखिए सर, इसका तो बेसिक जो स्टार्ट होता है वो हमारी फूड इनसिक्योरिटी से है कि हमें अपनी एक तो पैदावार की जो अपनी जो प्रोडक्शन है या यील्ड है उसको बढ़ाना है। साथ ही जो हमारी पैदावार है उसको हमने न्यूट्रिएंट एनरिच करना है। आपको पता ही है कि हमारे हमसाए हमसाए में जो हमारी तरह की ज़मीन है,
वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड और टेक्निकल और मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट से उन्होंने यील्ड भी डबल से ज़्यादा कर लिया है हमसे। और वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक तो रिसर्च ही नहीं है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन के ऊपर, अगर है भी तो उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट नहीं करती। बस गवर्नमेंट का फोकस यही है कि जी गंदम आई, आपने खरीद ली और बाद में सब्सिडाइज दी। गंदम इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो कि ज़रूरी होती है। गंदम तो सिर्फ आपकी एक सर्वाइवल है, एक कैलोरी प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा हैं। तो इसके अलावा हमें वेजिटेबल की पैदावार बढ़ानी है, हमें फ्रूट्स की पैदावार बढ़ानी है, हमें डेयरी की यील्ड बढ़ानी है। और इन सारी चीज़ों को हमने अफोर्डेबल लेवल पर लेके आना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है या हमारा जो लोग हैं उन वो इसको अफोर्ड कर सकें। हो बिल्कुल उलट रहा है, ये तो इनकी पैदावार भी नहीं बढ़ रही, साथ ही साथ ये तमाम चीज़ें जो जिस एक तो उनकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, दूसरा वो जो एक इन्फ्लेशन की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है। अब आपने खुद ही कहा कि ये पहले 70% सिर्फ थे, अब 85 से ऊपर चले गए हैं। तो मजीद जो एक एज वेल्थ क्विंटाइल का एक ब्रैकेट है वो भी अब इन जो हेल्थी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये इसके मल्टीपल पाथवेज होते हैं। इसमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी का भी आएगा, फिर इसमें आपने सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स को भी ऐसे चैनल करना है कि वो इसके साथ काम कर सकें। फिर इसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है कि एग्रीकल्चर रिसर्च हो और वो स्पेसिफिकली ऐसी फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेके आए जिनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ज़्यादा हो और उनकी यील्ड भी ज़्यादा हो और उनकी अफोर्डेबिलिटी भी सही हो। और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, फिर इसमें लाइफ स्टॉक का भी कंपोनेंट आता है कि हम जो है अपनी फिश और दूसरी जो पोल्ट्री, स्पेशली फिश और पोल्ट्री की जो है उसकी यील्ड भी बढ़ाएं और उसकी कॉस्ट भी नीचे लेके आएं। अनफॉर्चुनेटली वो भी महंगी होती जा रही है। फिर हम साथ ही स्किल डेवलपमेंट, फिर तीसरा इसका कंपोनेंट जो तीसरा पाथवे आता है कि वो हम आवाम की जो है वो अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाएं। बजाय ये कि हम सिंपली सिर्फ एक ग्रेजुएट्स या बैचलर्स निकालने की बजाय स्किल्ड पॉपुलेशन को लेके आए जो कि इंडस्ट्री के अंदर जिसकी खपत भी हो सके और वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकें और अपने लिए जो उनकी है एक अफोर्डेबिलिटी उसको बढ़ा सकें। फिर चौथे लेवल पर फिर आता है कि आप अपनी हेल्थ की जो प्रिवेंशन की मुख्तलिफ इंटरवेंशंस हैं, जिसमें न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस भी आती हैं, जिसमें और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रिवेंशन की इंटरवेंशंस भी आती हैं, आप उनको फिर उनको पर इन्वेस्ट करें। हमारा फोकस अनफॉर्चुनेटली टर्शरी केयर के ऊपर रहा है, ट्रीटमेंट के ऊपर रहा है। यानी कि आप जो है वो एक जगह पे अगर वो एक नाला लीक कर रहा है तो आप उसको बंद नहीं कर रहे, आप उसकी आगे जो है उसके डिस्पोजल के ऊपर फोकस करी जा रहे हैं। आप उसको पीछे से तो उसके अंदर जो लीकेज हो रही है या उसकी जो प्रोटेक्शन हो रही है गंदे पानी की उसको नहीं रोक रहे, आप मेल नरिश्ड पॉपुलेशन को नहीं रोक रहे, आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। और फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो जाती है। तो यही जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, पब्लिक हेल्थ मेजर जिसे हम कहते हैं, उनके ऊपर हेल्थ में फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग कमीशन की आती है, या जो हमारा जो भी फिनांस के लोग हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अ, पिछले गवर्नमेंट में हमें ये बताया गया, 2018 में हमें कहा गया कि जी मेल न्यूट्रिशन का बर्डन बहुत ज़्यादा है, आप एक कंप्रिहेंसिव किस्म का मेल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने का एक प्रोग्राम बनाएं, प्रिवेंट भी करें और जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको ट्रीट भी करें। तो अगले 5 साल के बाद हम इस प्रोपोर्शन को निस्फ पे लेके आए। हमने प्रोग्राम बनाया, पहले तो बहुत ज़्यादा हमें इसकी रुकावट आई अप्रूवल में, फिर आखिर ये अप्रूव भी हो गया। इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 30 बिलियन पर ईयर थी और इसमें तकरीबन हमने 50% ऑफ द मेल न्यूट्रिशन का टारगेट जो है वो कवर किया हुआ था। और हमारा ये ख्याल था कि अगर ये प्रोग्राम इसी तरह अपनी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होता है और फिर इसके बाद मजीद इसमें प्रोविंसेस भी ऐड करते हैं तो शायद हम 5 साल के बाद मेल न्यूट्रिशन के अंदर बहुत बड़ा डेंट डाल देंगे। अच्छा, अब ये 30 बिलियन तो ज़्यादा पैसे नहीं थे। 2 साल पहले टैक्स बढ़ाया गया था टोबैको के ऊपर और शुगरी ड्रिंक्स के ऊपर, उसकी भी हमें तकरीबन ईयरली जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी वो 40 बिलियन प्लस थी, उसको भी डाइवर्ट किया जा सकता था। लेकिन 2021 और 22 में अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और ये प्रोग्राम हमारा वैसे का वैसे ही। तो ये मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि हेल्थ के अंदर भी प्रायोरिटीज जो हैं
जब आप अपना प्लान देते हैं, मंशूर देते हैं, तो और चीज़ होती है। फिर जब आप गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं तो कई दफ़ा जहाँ पे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, फिर आप उसमें देखते ये हैं कि ये मेल न्यूट्रिशन के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट जो है ये 4 या 5 साल के बाद नज़र आएगी ना। जबकि आप अगर हॉस्पिटल्स बनाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप कोई मुख्तलिफ सेंटर्स बनाएंगे, वो तो इमीडिएटली नज़र आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये प्रोग्राम तो जब बना था उसके पैरामीटर्स डिफाइन होंगे, स्ट्रक्चर होगा और फ्रेमवर्क भी तैयार होगा। स्टैट ही थोड़े से चेंज हो गए होंगे ना कि अब इतने लोग हैं और ये है और पैसा। तो वो स्टैट तो आई एम श्योर कि एक्सपर्ट ने जो बनाया है उसको चेंज करने में कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, विद इन डेज हो सकता है। वो पैसा कितना बढ़ा दिया जाए 30 बिलियन से तो अभी भी वो इम्प्लीमेंटेबल है। व्हाट डू यू मेरा थिंक? ख्याल है हमारी जो डिवेल्यूएशन हुई है करेंसी की, अगर ये 30 बिलियन 35 बिलियन रुपीज अभी भी मिले तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है प्रोग्राम ना। कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि ये जो फिर जो थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट आई थी, उनके पास तो खैर वैसे ही आईएमएफ का प्रेशर इतना ज़्यादा था। उन्होंने भी हमसे बात की, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकी ये चीज़ ना। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव प्रोजेक्ट अभी तक मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग कमीशन का अप्रूव्ड है, और इसमें हमें दोबारा नए सिरे से एफर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है और हमें कहती है कि आप इसको दोबारा रिवाइव करें, मेरा ख्याल है विद इन मंथ एंड हाफ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम इसकी रिकैलकुलेशंस करेंगे तो फिर हमें प्रोविंसेस से दोबारा जो है वो कंकरेंस लेनी पड़ेगी। 18वीं तरमीम के बाद जो भी फेडरल फंडेड प्रोग्राम होता है उसके लिए प्रोविंसेस को जो है वो एग्री करना पड़ता है, और इसकी अप्रूवल जो है ना वो सीसीआई और एक्निक्स दोनों से आती है। तो हमारा ये प्रोग्राम जो था वो सीसीआई से भी अप्रूव हो गया था। मतलब है कि इतना एडवांस स्टेजेस में हम चले गए थे। अप्रूवल का मतलब ये है कि सेंट्रल वर्किंग पार्टी से अप्रूवल हो, ये आप कह रहे हैं? सी डी जी डब्ल्यू जी पी का जी, सीडीडब्ल्यूपी से भी हो गई। उसके बाद ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया, उनको भी ये बताया गया, उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया, एंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आप इसको एक्निच में भेजें, क्योंकि ये 30 बिलियन जो है ओवरऑल 5 साल के लिए 150 बिलियन चाहिए थे। तो ये चूंकि वो एक्निच की अप्रूवल की जरूरत थी, फिर एक्निच में गया। टेक्निक ने कहा कि जी आप इसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजें, उनके पास स्पेशल ग्रांट्स होती हैं, स्पेशल उनके पास फंड्स होते हैं, तो वो उसमें से देंगे। ये अगर हम इसको अप्रूव करेंगे ना तो फिर ये वापस जाएगा। वो जो आपका एक क्या होता है, मुश्तरका मफादात की कौंसिल, जिसमें वो एनएफसी अवार्ड की डिस्कशन होती है, फिर ये उसके अंदर इसकी डिस्कशन होगी, तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये स्पेशल फंड से दें। तो फिर वो बात तो खैर खत्म हो गई। अच्छा, ये भी मैं ये बता दूं कि ये एक कंपोनेंट है। मैंने आपको 4 से 5 पाथवेज बताए थे ओवरऑल, जो हेल्थ को और पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए। ये एक कंपोनेंट है जो हेल्थ वाला है। ये हेल्थ वाला कंपोनेंट ये तो डेफिनेटली करेगा कि मेल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट भी करेगा, और जो ऑलरेडी मेल नरिश बच्चे हैं उनको ट्रीट भी करेगा। लेकिन अगर हमारा वो फूड इनसिक्योरिटी वाला कंपोनेंट वैसे का वैसे ही बरकरार रहा, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन बढ़ती रही और अफोर्डेबिलिटी कम होती रही, तो ये जो हम समझ रहे हैं कि स्टैटिक सूरत हाल में 5 साल में हम कम कर लेंगे माल न्यूट्रिशन को, तो फिर हम शायद वो भी ना कर पाए। इसके लिए हुकूमत को ये डेफिनेटली वो जो एक डाइट पॉलिसी है जिसके ऊपर काम हो रहा है आजकल प्लानिंग कमीशन में, उसको थोड़ा सा उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और एक जो मुख्तलिफ उसके पाथवेज हैं, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक का कंपोनेंट भी है, पॉवर्टी एलिवेशन का कंपोनेंट भी है, फूड इनसिक्योरिटी का कंपोनेंट भी है, और सबसे अहम बात जो मैंने बताया था आपको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, इसमें वाटर एंड सैनिटेशन का भी बहुत ज्यादा रोल है। तो ये 4 दूसरे पाथवेज और पांचवा हेल्थ, जब तक ये कंबाइंड होके काम नहीं करेंगे, हम इमीडिएट फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा बेहतरी की तवक्को नहीं रख सकते। चले, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और आपने जैसे कि सुना कि 4-5 कंपोनेंट हैं और बड़ा क्लियर है, इसमें कोई बड़ी वो कहते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। कि एक हेल्दी आदमी वो है जिसकी डाइट की, कैलोरी की, हरारत की ज़रूरत पूरी हो, जिससे काम कर सके और जिस्म को बिल्ट कायम रखने के लिए और बढ़ावती देने के लिए न्यूट्रिशन जो मुख्तलिफ एलिमेंट है, मेटल है, जिंक है, प्रोटीन, सब कोई वो भी मिलती रहे, तो तब ये आगे चलता है। साथ ही उसको कोई नुकसान भी ना पहुंचे, यानी कि गंदा पानी पीने से या कंटेमिनेटेड फूड खाने से
या सैचुरेटेड तेल में पकी चीज़ें खाने से। तो ये 4-5 चीज़ें अगर करें, लेकिन लगता ये है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है। इसमें नैरेटिव बिल्ड करने की भी बड़ी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि लोगों को समझाएं। डॉक्टर साहब ने शुरू में जो कहा वो बड़ी आई ओपनिंग है कि जो लोग अफोर्ड कर भी सकते हैं वो भी गंदी चीज़ें खा रहे हैं इस वक्त करने के लिए। तो लोगों की तालीम और तरबियत की भी इसमें पॉपुलेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं डॉक्टर साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंटरनेट की स्केर्सिटी के बावजूद प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने पे मुल्क से बाहर होते हुए भी आमादगी जाहिर की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।